नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आ गया दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना, प्रहार बैच के तहत खान सर का जो टेस्ट सीरीज अभी चालू किया गया अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एक बेहतरीन टेस्ट जो शुरू किया गया KGS के द्वारा, उसका ये टेस्ट आपको दोस्तों आ गया। ठीक है, ये टेस्ट नंबर आपका 3 रहेगा, याद रखना। इससे पहले इसका 1 और 2 क्लास हो चुका है, यानी कि 1 और 2 का जो हम लोग फुल लेंथ टेस्ट लगा लिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाके कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ये आपको निकाला गया, इसमें टोटल 15 सेट दोस्तों दिया गया। ठीक है, ये पूरा 15 सेट भी आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवा देंगे। इसका जो दोस्तों प्रैक्टिस सेट होता है, इसका जो टेस्ट है, इसका PDF हम आपको पहले दे दिए हैं बनाने के लिए, फिर आप लोग यहाँ पे क्लास कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझिए क्वेश्चन को और बनाएं। दोस्तों मेहनत कीजिए, बहुत बड़ा वैकेंसी है। इसके बाद कब वैकेंसी आएगा, कितना वैकेंसी आएगा, कोई अता पता नहीं है। तो मेहनत कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। जब तक आपका एग्जाम नहीं निकलेगा तब तक आपको हम दोस्तों पढ़ाते रहेंगे और एक एक चीज़ आपको देते रहेंगे। एक एक दोस्तों VVI क्वेश्चन हो, चाहे VVI ई-बुक हो, चाहे PDF हो, सब कुछ आपको मटेरियल मिलेगा इस प्रहार बैच में। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है कहीं से भी, एकदम टेंशन फ्री होकर आप तैयारी कीजिए। 100% आपका दोस्तों एग्जाम निकलेगा। बस 1 महीना दोस्तों, जितना भी दिन अभी बचा है, इसको अपना बना लीजिए खाली। ठीक है, तो चलिए सो आज की क्लास को दोस्तों शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, लास्ट में जरूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए सो क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय योजना कब लागू की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसका राइट आंसर यहाँ से C आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बार जो ये योजना दोस्तों लागू हुआ था कहां पर, तो याद रखना नागौर जिला। नागौर जिला अगर आपसे पूछे कहां पड़ता है तो ये राजस्थान में दोस्तों है, याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि पंचायती राज की शुरुआत अगर पंचायत स्तर पे देखा जाए कि पंचायत राज की जो है दोस्तों जो है 3 स्तर की योजना कहां शुरुआत किया गया पहली बार, तो ये 1959 में 2 अक्टूबर को नागौर जिला राजस्थान में शुरू किया गया था। ये पॉइंट यहां से याद रखना। ठीक है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की शुरुआत याद रखना जो आपको किया गया था, ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा आपको जो है एक रिपोर्ट दिया गया। 1957 में ये रिपोर्ट दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। और ये भारत में जो पंचायती राज का स्तर है 3 स्तरीय है। ठीक है, प्रखंड है, यानी कि पहला तो ग्राम पंचायत, दूसरा प्रखंड, तीसरा जो दोस्तों आपको क्या है तो एक जिला स्तर है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। हर साल जो है पंचायती दिवस जो हम लोग कब मनाते हैं, पंचायती राज दिवस हर साल मनाते हैं 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को। तो ये भी पॉइंट यहां से याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नस्ल, जाति, लिंग और जन्म दोस्तों जो है स्थान के आदि आधार पर, देखिए आदि के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। किस अनुच्छेद में ये किया गया है, याद रखना, ये अनुच्छेद 15 में दोस्तों है। ठीक है, ये 15 में दोस्तों याद रखना, ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सामाजिक विभाजन के मुख्य 3 निर्धारक तत्व कौन कौन है, ये बताइए। सामाजिक विभाजन के मुख्य 3 निर्धारक तत्व जो यहाँ पे हो जाएगा, 3 का राइट आंसर ये D होगा। इनमें से सभी यहाँ से दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों है। लोगों को अपनी पहचान की प्रति धारणा, उसके बाद राजनीतिक जो है नेताओं द्वारा समुदायों की मांग उठाने के तरीका, उसके बाद विभिन्न समुदाय के मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया। आंसर क्या होगा, D आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संविधान यानी कि प्रस्तावना में, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ यानी कि तात्पर्य होता है। देखिए प्रस्तावना में 1 बार संशोधन हुआ है। ठीक है, 1 बार मात्र अब तक, और वो संशोधन कब हुआ है प्रस्तावना में, तो याद रखना 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में हुआ था। और इसी के तहत दोस्तों क्या किया गया था, 3 शब्द को जोड़ा गया था। 3 शब्द को जोड़ा गया था, याद रखना। ठीक है, उसी में से एक आता है धर्मनिरपेक्ष। तो 3 शब्द कौन कौन है, तो धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी, ये 3 शब्द को दोस्तों जोड़ा गया था, ये यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, इसका जो यहाँ से राइट आंसर होगा 4 का दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये C हो जाएगा। राज्य का सभी धर्म में से समान दूरी बनाए रखना, यानी कि दोस्तों क्या है, तो सभी धर्मों के लिए समान दूरी। आंसर ये C आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लैंगिक यहाँ पे जो है समानता का क्या तात्पर्य है। लैंगिक समानता का क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन आपका है। क्या होगा, ये C हो जाएगा। महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर देना। आंसर जो है C आपका बिल्कुल क्या होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। तो C दोस्तों यहाँ से याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जाना चाहिए, ये करना चाहिए, ये किसने कहा था।
यानी कि किसने कहा था कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं करना चाहिए, ये कहा गया था, याद रखना, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये ए यहां से दोस्तों याद रखना। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु याद रखना, कई बार पूछा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक गुरु पूछे महात्मा गांधी कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में शक्तियों का विवरण किन सूचियों के माध्यम से दोस्तों किया गया या होता है, ये बताइए। 7 का राइट आंसर। शक्तियों का यहाँ पे कर है कि मतलब कि शक्तियों का विवरण जो है दोस्तों, सूचना जो उसका दिया जाता है वो किस यानी कि कौन से दोस्तों संविधान में, यानी कि किस सूचियों के माध्यम से, सूची पूछ रहा है आपसे। तो ये सूची क्या होगा 7 का, तो ये आपका ए हो जाएगा, केंद्रीय, राज्य और समवर्ती सूची। ये 3 सूची है, पता है ना, 7वीं अनुसूची में ये 3 सूची का वर्णन दोस्तों किया गया, ये याद रखना, ठीक है। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के सूची का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून केंद्र सरकार बनाता है, राज्य सूची पे कानून जो है राज्य सरकार बनाता है, और दोस्तों समवर्ती सूची पे जो है केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, ठीक है। समवर्ती सूची में एक केस और याद रखना, अगर दोस्तों विवाद हो जाए, यानी कि दोनों मिलकर अगर दोस्तों कानून कोई बना रहा है, विवाद हो जाएगा, तो दोस्तों उसमें मान्य जो होगा वो आपको केंद्र सरकार का होगा, ये भी यहां से पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में संघीय ढांचा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। भारत में संघीय ढांचे की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये बताइए। 8 का राइट आंसर यहां से दोस्तों डी हो जाएगा, केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन। आंसर क्या होगा, डी आपका यहां से बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये डी दोस्तों यहां से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, भारत में केंद्र और राज्य संबंधी दोस्तों यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है, किसके संबंध में, केंद्र और राज्य संबंधों में पूछ रहा है, ठीक है। 9 का राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, वित्त आयोग यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि वित्त आयोग की स्थापना कब हुआ, तो याद रखना दोस्तों 280 अनुच्छेद में दोस्तों आपका ये हुआ था, ये यहाँ से आपको याद रखना है, यानी कि 280 अनुच्छेद के तहत जो है वित्त आयोग की स्थापना किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। ये खास करके जो है केंद्र और राज्य के जो वित्त का बंटवारा होता है या वित्तीय संबंधित कोई मामला हो जाता है, उसका ये देखरेख करता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स जो है किस राज्य में शुरू हुआ था, ये पूछा जा रहा है। दलित पैंथर्स दोस्तों याद रखना, महाराष्ट्र में जनजाति के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहां से ए हो जाएगा, दलितों के लिए दोस्तों ये शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखना। ये कब शुरू हुआ था पता है, ये 1970 के दशक की बात है, ये भी यहां से पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से जो है किस शासन व्यवस्था का परिणाम था, ये बताइए। 11 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 11 का सी होगा, ये ब्रिटिश शासन, यहां से याद रखना क्या होगा, ब्रिटिश शासन, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी दोस्तों यहां से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे, राष्ट्रवाद की भावना की बीजारोपण किसके काल में दोस्तों हुआ था। राष्ट्रवाद की यानी कि भावना जो दोस्तों उत्पन्न हुआ था, उसका बीजारोपण एक प्रकार से किसके काल में हुआ था, याद रखना ये पुनर्जागरण के काल में, ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी यहां से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये आपका बहुत दिव्य क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने अमेरिकी महाद्वीप की खोज किया। अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने किया, तो क्या हो जाएगा, ये क्रिस्टोफर कोलंबस यहां से इसका करेक्ट आंसर होगा, और कब किया था, 1492 में। कब, 1492 में, ये यहां से दोस्तों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखना। इसका राइट आंसर यहां से हो जाएगा क्या, ये भील हो जाएगा। क्या होगा, ये भील हो जाएगा, जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भील जो मुख्य रूप से दोस्तों जो है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पे ये दोस्तों पाई जाती है, ये याद रखना। और देश की सबसे बड़ी दूसरी जनजाति अगर पूछे तब ये गोंड होता है, तो ये भी आपको यहां से याद रखना है। टोडा जनजाति याद रखना, ये नीलगिरी के क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और संथाल तो जानबे करते हैं तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो खास करके झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सभी जगहों पे पाया जाता है, ठीक है। ये सभी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, 1919 में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। राष्ट्र संघ की स्थापना जो किया गया था, पता है किस राष्ट्र संघ की, ये खलिया राष्ट्र संघ है।
ये संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं है, ये खलिया राष्ट्र संघ है। इसके अगर पूछे कि श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों अगर इसको स्थापना करने का, हालांकि ये भी क्वेश्चन याद रखना, कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य जो है अमेरिका नहीं बना, और ये अमेरिका के ही राष्ट्रपति का दोस्तों क्या है, तो माइंड की उपज है, दिमाग की उपज है। आंसर यहां से क्या हो जाएगा, तो ये वुडरो विल्सन याद रखना, सिलेबस में आपको पढ़ाए हैं। आंसर क्या होगा, सी आपका ये राइट आंसर होगा, सी याद रखना। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ, तो याद रखना ये 10 जनवरी को, 10 जनवरी 1920 को दोस्तों इसका स्थापना हुआ। तो ये भी पॉइंट यहां से आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन सब आपको बन रहा होगा, क्योंकि ये पूरा सिलेबस में आपको एकदम बेहतरीन तरीका से सारा बता दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, हिटलर ने किस राजनीतिक दल का दोस्तों जो है नेतृत्व किया था। हिटलर ने किस दल की स्थापना किया था, नाजी पार्टी के। किसका, नाजी पार्टी की स्थापना किया था कब, 1920 में किया था ना, नाजी पार्टी की स्थापना 1920 में। आंसर क्या होगा, ये सी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, सी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। नाजी पार्टी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी इसका जो पूरा नाम होता है। तो ये भी पॉइंट आपको यहां से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, वर्साई की संधि को निम्नलिखित में से किस देश ने भंग कर दिया। 17 का राइट आंसर बताइए। तो ये जर्मनी दोस्तों क्या किया, ये भंग कर दिया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और जर्मनी ने भंग किस प्रकार से किया, तो दोस्तों क्या किया, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिससे दोस्तों दूसरा आपका युद्ध हो गया, ठीक है। तो यही आपको एक दोस्तों यहां से पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। माना यह भी जाता है कि जो है दोस्तों वर्साई की संधि ही मेन कारण रहा था, जो दोस्तों जो है द्वितीय विश्व युद्ध की जो है बीजारोपण का काम किया था, ठीक है। तो ये भी यहां से आपको पॉइंट याद रखना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव क्या था, यानी कि क्या पड़ा, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा था, ये बताइए। राइट आंसर 8 का क्या होगा, यहां से 18 का क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, ब्रिटेन का एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। किसके किसके बीच हुआ था पता है, ये हुआ था, याद रखना, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन प्लस फ्रांस के बीच हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1756 से लेकर के ये 63 के बीच आपका हुआ था। तो ये ईस्वी भी याद रखना, किस किस देश के बीच हुआ था ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिसमें ब्रिटेन का जो है यानी कि जीत हासिल किया था ब्रिटेन ने। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा जा रहा है, दिया यहां पे है कि जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। क्या होगा राइट आंसर, 19 का राइट आंसर यहां से बी हो जाएगा, ये टैक्स और राजनीतिक अधिकारों की कमी के कारण। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिला था, कौन सी संधि के द्वारा, तो ये हो जाएगा पेरिस की संधि दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, पेरिस की संधि यहां से याद रखना। ये 1783 में ये दोस्तों जो है यानी कि संधि समाप्त हुआ था, ये भी यहां से आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेड क्लिफ रेखा क्या है, रेड क्लिफ रेखा क्या हो जाएगा, ये भारत और पाकिस्तान, यहां से इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेन रूप से, ठीक है। आंसर क्या होगा, ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सी दोस्तों यहां से आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो बांग्लादेश है ये भी पहले पाकिस्तान ही था, वर्तमान में बांग्लादेश दोस्तों जो है ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पहले जाना जाता था। तो ये भी दोस्तों यहां से याद रखना था, ठीक है। तो ये आपको पूछा जाएगा, 3 हिस्सों में इसको विभाजित किया था, भारत प्लस पूर्वी पाकिस्तान और प्लस पश्चिमी पाकिस्तान, 3 हिस्सा में ये जो डिवाइड किया था, एक इधर से और एक इधर से, ये 3 त्रिभुजाकार आकार में एक प्रकार से इसको डिवाइड किया था, ठीक है। तो कभी कभी आप क्वेश्चन देखते होंगे कि भारत और बांग्लादेश भी पूछ देता है, तो उसका राइट आंसर जो है रेड क्लिफ ही आता है। लेकिन अगर ये इस टाइप का ऑप्शन देगा तो आंसर यानी कि सी ही मारना है, पाकिस्तान को पहले मारना है, क्योंकि बांग्लादेश का भी पहले नाम पाकिस्तान ही था, पूर्वी पाकिस्तान, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है, मोस्ट विवेक क्वेश्चन, ये भी आपको पढ़ाए हैं सिलेबस में, पढ़ाए हैं कि नहीं, ज्योग्राफी में आपको पूरा पढ़ाए हैं, बताइए क्या हो जाएगा 22 का, ये हो जाएगा 8 डिग्री उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत की दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे पूछा जा रहा है। राइट आंसर 23 का क्या होगा, 23 का यहाँ से दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या होगा ये इंदिरा पॉइंट, यानी कि ऑप्शन जो है बी इसका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंदिरा पॉइंट याद रखना, सो ये अंडमान निकोबार में स्थित है, कहां पर, अंडमान निकोबार में स्थित है, ये भी यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत लगभग कितने द्वीप स्थित है, समुद्री सीमा के अंतर्गत आपसे पूछा जा रहा है। 24 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, ये 1256 लगभग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला देखेंगे सिंधु नदी अंततः किस सागर में गिरती है, ये गिरती है लास्ट में जाकर के किस सागर में गिरती है, तो याद रखना ये अरब सागर में जाकर के गिरती है। ऑप्शन नंबर ये ए आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, अरब सागर में। ठीक है, सिंधु नदी अरब सागर में। सिंधु जल संधि कब हुआ था, 1960 में जो हुआ था, जिसमें 80% जो है पाकिस्तान यूज कर रहा है पानी इसका और 20% हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। इस बीच में सिंधु विवाद भी हुआ था जब दोस्तों क्या हुआ था, पलगांव का जो है मतलब एक घटना जो हुआ था। ठीक है, तो इसी से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, तो आपको पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है किस झील से होता है, अगर ये झील देगा तब राइट आंसर मारना है मानसरोवर झील। आंसर ए आपका यहां से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये ए यहां से आपका राइट आंसर होगा, तो याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों जो है ब्रह्मपुत्र नदी इन करती है, जहां पर इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। ये भी पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सुंदर वन जो है किस प्रकार का वन है, सुंदर वन किस प्रकार का वन है, 27 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो 27 का याद रखना ये मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन। ऑप्शन नंबर ये बी आपका दोस्तों यहां से राइट आंसर होगा, बी दोस्तों याद रखना। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव, अगर एग्जाम में पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव कौन सा है, तो यही है मैंग्रोव वन है, याद रखना। आंसर ये बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। और ये खास करके दोस्तों जो है ब्रह्मपुत्र, गंगा और दोस्तों जो मेघना नदियों की जो है डेल्टा पे आपको जो है मतलब क्या है तो निर्मित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है निम्नलिखित में से किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया, 28 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा। आंसर यहां से डी आपका राइट आंसर होगा। ये छात्रों का एक आंदोलन था, बहुत बड़ा आंदोलन था बिहार में, क्या होगा यहां से डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, चलिए मेघासनीज ने किस शासक के दरबार में आया था, मेघासनीज दोस्तों करे किस शासक के दरबार में आया था, 29 का राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे सी होगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी दोस्तों यहां से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में केला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, केला यहाँ पे बनाना। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, तो याद रखना वैशाली, वैशाली जिला में सबसे ज्यादा केला का दोस्तों उत्पादन होता है। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए यहाँ से दोस्तों याद रखना। खास करके जगह विशेष अगर पूछे तो हाजीपुर है जहाँ पे दोस्तों सबसे ज्यादा जो है यानी कि केला का उत्पादन होता है। एक क्वेश्चन और याद रख लेना, चीनिया केला, ये चीनिया केला वहाँ पे नाम फेमस है, हाजीपुर स्टेशन पे भी जाएंगे तो आपको बोलेगा चीनिया केला। इसे अभी वर्तमान में जो जीआई टैग दिया गया था, इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं जीआई टैग अगर पूछे दिया गया है तो याद रखना चीनिया केला को भी अभी जीआई टैग मिल गया है, ये आपको यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है बिहार में किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, तो किस जिला को बिहार में सिल्क सिटी कहते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से, ये भागलपुर यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। भागलपुर को दोस्तों जो है सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। खास करके यहाँ पे जो सिल्क मिलता है वो नाम याद रखना, टसर नामक झील दोस्तों यहाँ पे सॉरी रेशम जो है यहाँ पे पाया जाता है, रेशम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, बिहार के जो है बिहार सरकार के 7 निश्चय में से कौन शामिल नहीं है। ये आपको करंट वाला सवाल है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको स्टैटिक जीके में भी पूछ सकता है, बिहार जीके में। तो टोटल 7 है, 7 में दोस्तों आपको नाम याद रखना है। यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो देखिए पीने का पानी होना चाहिए साफ, महिलाओं के लिए रोजगार, सभी घर में बिजली आपूर्ति, ये सभी सही है। लेकिन ये बाल कल्याण गलत है, इसमें बाल कल्याण नहीं है। इसमें शुरुआत कीजिए हर घर नल जल, यहां से पहला हो गया पीने का पानी, दूसरा हो गया हर घर पक्की गली नरक, यानी कि पक्की गली जो सड़क होता है वो हो गया, कितना हो गया 3 हो गया ना। और एक बाद उसके बाद हर घर बिजली 4, हर घर पक्की गलियां 5, शौचालय निर्माण, ठीक है 6, और एक आपका था लास्ट में अवसर बढ़े और आगे बढ़े। ये सब पोस्टर में आप देखते होंगे जब नीतीश कुमार का जहां पोस्टर लगता है वहां पे ये सब लिखा रहता है। आंसर ये क्या होगा, तो ये आपका सी गलत हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि बिहार की सबसे लंबा पुल कौन सा है, बिहार का सबसे लंबा पुल। तो तब देखिए अब ये क्वेश्चन आपको दोस्तों याद रखना है कि ये बिहार लगा दिया तो इसका राइट आंसर यही होगा। अगर ये भारत लगा हुआ रहता तब इसका राइट आंसर चेंज हो जाता, तब इसका राइट आंसर क्या होता, भूपेंद्र हजारिका जो है पुल हो जाता, जो लोहित नदी पे असम में है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका गांधी सेतु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य दोस्तों यहाँ पे पूछ रहे क्या है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है, 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी होगा। यहाँ से जनसंख्या को स्थिर करना, 2045 तक जो जनसंख्या स्तर का स्तर यानी कि जो है प्राप्त करना, स्थिर जनसंख्या स्तर प्राप्त करना, ये 2045 तक का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर बताइए। तो 35 का यहाँ से दोस्तों बी हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। आंसर क्या होगा? बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से दोस्तों याद रखना 35 का। इस योजना की शुरुआत अगर पूछे एग्जाम में तो याद रखने 2001 में इसकी शुरुआत, 2001 में इसकी शुरुआत हुआ था, याद रखना। जैसे स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़क में सुधार, इन सभी चीजों को इसमें रखा गया है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जानते हैं? हरित क्रांति है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनक यहां से पूछा जा रहा था, क्या होगा यहाँ से? MS स्वामीनाथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। बहुत भी क्वेश्चन है। हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों याद रखना भारत में पहला हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 माना जाता है। तो ये भी दोस्तों यहाँ से याद रखना। ठीक है, सबसे ज्यादा पैदावार में दोस्तों जो अगर पूछे वृद्धि हुआ था तो वो गेहूं के, और दूसरे स्थान पे चावल में। ठीक है, ये सभी आपको यहाँ से याद रखना। आंसर ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, ये क्लास आपको हम प्रहार बैच के तहत दे रहे हैं। और प्रहार बैच में पता है दोस्तों कि अब तक के जितने भी जगह पढ़े हैं उन सभी से बेहतरीन रणनीति से सारा क्लास आपको करवा रहे हैं। और सारा ई बुक हो गया, जैसे 9th 10th का कंप्लीट सिलेबस का ई बुक हो गया, उसके बाद प्रीवियस ईयर का ई बुक हो गया, उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर का ई बुक हो गया, हिंदी का हो गया, बिहार जीके का हो गया, इस सारा चीज का ई बुक उसमें मिल जाएगा आपको इस यानी कि प्रहार बैच में। और डेली टेस्ट भी आपका उसमें होता है, डेली प्रैक्टिस सेट देते हैं बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों समर्पण टेस्ट सीरीज भी जो आया है ये प्रहार बैच में आपको फ्री में मिल जाएगा। तो एक बेहतरीन रणनीति है जो कि आपको एग्जाम 100% पास करा के रहेगा। इस बैच का प्राइस दोस्तों मात्र 250 रुपया है। ठीक है, ये 250 रुपया मात्र इस प्राइस का इसका दाम है। और इसमें बहुत सारा चीज मिलेगा, इतना चीज आपको मिल जाएगा कि अभी जो जितना भी समय बचा हुआ है इतना में ही आप तैयारी कर सकते हैं अगर उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो। ठीक है, इस बैच को लेने के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर लेंगे 9341542410, ये नंबर है दोस्तों, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे। एक और ऑप्शन है दोस्तों, याद रखना, अगर ओनली टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो 15 टेस्ट सीरीज उसमें लाया गया है समर्पण टेस्ट सीरीज में। ठीक है, तो समर्पण टेस्ट सीरीज में 15 टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको दोस्तों ध्यान रखना है ये 99 रुपया में आपको मिल जाएगा। 15 सेट 15 टेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप चाहते हैं, हालांकि प्रहार बैच लेंगे तो ये फ्री में मिल जाएगा। अगर आप ओनली समर्पण लेना चाहते हैं तो 99 रुपया में ले सकते हैं। तो अभी भी मौका है, हाथ से जाने मत दीजिए, वर्दी का सपना पूरा कीजिए। कहीं भी आप पढ़े हैं, सिलेबस नहीं पढ़ा पाया है तो आप यहाँ पे पढ़ के ई बुक से या दोस्तों जो आपको आंसर लगा के टिक लगा के देंगे तो वहां से आप तैयारी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। यहाँ पे हर चीजों का जो है शॉर्ट्स नोट्स भी देंगे जहां से आपको पढ़ के एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन पे आते हैं। बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है? 37 का राइट आंसर बताइए। तो बफर स्टॉक का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों क्या होता है? तो बाजार में वस्तुओं की जो कीमत होता है उसको स्थिर बनाए रखना, नियंत्रण आपको जो है मतलब उस पर रखना। आंसर यहां से क्या हो जाएगा? तो ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी यहां से दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला है नीति आयोग दोस्तों कह रहा है किस योजना के स्थान पर लागू किया गया? तो याद रखना बी हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 15 मार्च को। कब हुआ? 15 मार्च को दोस्तों, ये 1950 को इसका स्थापना हुआ। इसके जगह पे दोस्तों आया है नीति आयोग, ये आया है कब? तो याद रखना 1 जनवरी 2015 को ये लाया गया है। ये भी यहाँ से पॉइंट को याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नीति आयोग के दोस्तों अगर पूछे अध्यक्ष कौन होता है तो भारत के पदेन प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछ दे तो याद रखना के सुमन बेरी है। ये भी पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहां किया गया था? ये बताइए। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन आपसे पूछा जा रहा है। 39 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये 39 का दोस्तों यहां से डी हो जाएगा। ये रूस में हुआ था, रूस के कजान जगह है, बताया ये क्वेश्चन कजान जगह में आपका हुआ था। और ये पिछले साल क्वेश्चन आपको पूछा भी गया था, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे। बिहार का पहला यहाँ पे जो है ड्राई पोर्ट कहाँ स्थापित है? बिहार का पहला ड्राई पोर्ट दोस्तों कहाँ स्थित है ये बताना है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा बिहटा में। कहाँ होगा? बिहटा में। ऑप्शन नंबर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी दोस्तों यहाँ से याद रखना। ये क्या करेगा ये पोर्ट पता है? शुष्क बंदरगाह है ये अंतरदेशीय कंटेनर डिपो। ठीक है, कार्गो हैंडलिंग हो गया, भंडारण और परिवहन के लिए जब बंदरगाह है, हवाई अड्डे से दूर है, यानी दूर इसको बनाया जाता है। ये भी यहाँ से याद रखना। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ से दोस्तों जो है डी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे? एक राष्ट्र एक चुनाव
एक राष्ट्र एक चुनाव का दोस्तों सिफारिश किस उच्च स्तरीय समिति ने किया था? वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। इसका जो दोस्तों पूछिए आपसे सिफारिश किसने किया था, तो याद रखना ये जो है रामनाथ कोविंद समिति ने। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक प्रकार से जो है इसकी गठन हो गया था। आंसर ये क्या हो जाएगा, सी आपका ये राइट आंसर होगा। हालांकि जब ये प्रस्ताव पास किया गया यानी कि लाया गया तो दोस्तों ये फेल हो गया था, तो लागू नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में दोस्तों कार्य कि निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये बताइए। पंडित राम नारायण का जो है संबंध किस से है, याद रखना ये सारंगी से, यानी कि सारंगी में भी दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ से, तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि इसका जो संगीत होगा ये सारंगी वादक थे, ठीक है। और खास और उसके साथ साथ ये हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत होता है उससे भी जुड़ा हुआ था, यानी कि आंसर ये आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैन बुकर यानी कि विजेता दोस्तों 2024 का विजेता कौन है? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 में किसे मिला है? वीवीआई में भी वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना। 43 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा। ये जेनी अर्पेन बेक, याद रखना अर्पेन बेक। आंसर ये क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस दिन को जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 44 का राइट आंसर बताइए। तो ये 11 नवंबर यहाँ से याद रखना, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 11 नवंबर दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, द लीजेंड ऑफ यहाँ पे जो है लक्ष्मी प्रसाद, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक के लेखक कौन है? क्या हो जाएगा 45 का राइट आंसर, तो ये आपका ए होगा, ये ट्विंकल खन्ना यहाँ से दोस्तों राइट आंसर होगा। ट्विंकल खन्ना इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। ट्विंकल खन्ना इसका यहाँ से राइट आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाहो क्या है? लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? लाहो जो है किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, तो याद रखना मेघालय का। कहाँ का? मेघालय का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मेघालय दोस्तों यहाँ से याद रखना। खास करके ये जो लोक नृत्य मनाया जाता है, लोक नृत्य, ये जो है वो यहाँ का जो जनजाति है उसके द्वारा ये मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे, किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं? किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं? ये भारतीय बंदरगाह दोस्तों नाम दिया है, यह जगह हल्दिया बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ए दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। चल अगला यहाँ पे देखेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया? बापू टावर, ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ध्यान रखना। बापू टावर जो है कहाँ है, इस टाइप से भी पूछ सकता है। तो ये दोस्तों पटना में, कहाँ हो जाएगा, पटना में। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोस्तों कहा है कि किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए जो है महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? कहाँ पे किया है पता है? ब्रिस्बेन में। कहाँ पर? ब्रिस्बेन। ऑप्शन नंबर डी आपका एक करेक्ट आंसर होगा, डी दोस्तों यहाँ से याद रखना, ठीक है। इससे क्या होगा, तो दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण अवसर खोले जा सकते हैं। आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स क्या है? विनवेक्स का दोस्तों, विनवेक्स जो है किस शहर में आयोजित हुआ? भारत के किस शहर में आयोजित हुआ था? विनवेक्स से पूछा जाए, विनवेक्स जो है अगर पूछे कि सैन्य अभ्यास है जो किन किन देशों के बीच होता है, तो भारत और वियतनाम के बीच होता है। अब ये पूछ रहा है कि ये कहाँ हुआ भारत में इस बार? ये हुआ है दोस्तों याद रखना जयपुर शहर में। ऑप्शन नंबर ये बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दिया है? कौन से राज्य यानी कि देश के लिए? ये देश याद रखना, ये क्या होगा, तो थाईलैंड दोस्तों यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना, ठीक है। भारतीय पर्यटक अगर वहां पे जाएगा तो वीजा फ्री है वहां पे, ये यहाँ से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना। भारतीय नागरिक जो है अब वहाँ पे दोस्तों जो है लगभग 60 दिनों तक जो है बिना वीजा के थाईलैंड में यात्रा कर सकते हैं, रह सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे, किस देश की विक्टोरिया केजरी ने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? क्या हो जाएगा 52 का, तो बी हो जाएगा डेनमार्क की ये है, ठीक है। ये जो केजरी देख रहे हैं ये डेनमार्क की है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पे अमानगढ़, क्या है? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी दोस्तों चर्चित टाइगर रिजर्व है, अभ्यारण्य है, उन सभी को याद रखना, वहीं से क्वेश्चन आपका बना के पूछ देता है। 53 का राइट आंसर ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा। खास करके बिजनौर जिला है वहां पे उत्तर प्रदेश में, वहीं पर ये स्थित है, याद रखना।
अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह दोस्तों किस में परिवर्तित हो जाता है, ये पूछ रहा है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह किस में परिवर्तित हो जाता है, तो 54 का राइट आंसर होता है, तो याद रखना ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर ये बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या दर्शाता है, वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दोस्तों क्या दर्शाता है, 55 का राइट आंसर डी हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, ये यहां से याद रखना, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, उदारीकरण क्या है, यहाँ पे उदासीनीकरण है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक जो होता है कौन होता है, अभिकारक क्या हो जाएगा, यहाँ से 56 का राइट आंसर याद रखेंगे दोस्तों, सी होगा, एक अम्ल और एक क्षार, ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर रहेगा। 7 से कम रहेगा अम्ल, 7 से ज्यादा रहेगा क्षार। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, हाइड्रो यहाँ पे दिया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सोडियम डाइऑक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से क्या लवण उत्पन्न होगा, तो यहाँ से कौन सा लवण उत्पन्न होता है पता है, ये आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड उत्पन्न होता है। ठीक है, HCl और प्लस NaOH को अगर हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड आपका क्या होगा, उत्पन्न होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धातु को पतले चादर के यानी कि पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, इसे ही दोस्तों हम लोग कहते हैं क्या, याद रखने से कहते हैं तन्यता। सबसे तन्य जो होता है वो क्या होता है, सोना, ये याद रखना, पूछा जाएगा, सबसे तन्य पूछे या सबसे आघात वर्ध पूछे, दोनों का राइट आंसर सोना होता है, तो ये यहां से दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, धातुओं का जो है वायु में दहन करने से क्या बनता है, धातुओं का वायु में दहन करने से दोस्तों क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा यहां से क्या, तो याद रखना सी होगा, धात्विक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ये सी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछे, एल्युमिनियम पर मोटी जो यहाँ पे ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चाहिए तो इसी प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं, कल भी ये क्वेश्चन आपको बताए थे, क्या होगा, एनोडीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां से डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। गैल्वेनिजीकरण कहां होता है, जब लोहा पे दोस्तों जिंक का लेपन लगाते हैं जंग से बचने के लिए, उस दौरान को कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहा जाता है, ये बताना है। 61 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसे खनिज कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर का ध्यान रखना। पृथ्वी की भूपर पट्टी में धातुओं का दोस्तों क्या है, तो एक मुख्य स्रोत है, ये भी यहाँ से याद रखना। पृथ्वी की भूपर पट्टी में पूछे सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है, याद रखना ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन है दोस्तों, ये भी यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, समुद्र जल में क्या क्या होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, लवण वाला चीजें वो आपका उपस्थित होता है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला जो आबंध है उसे क्या कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सहसंयोजक बने कि आबंध, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, एथेनॉल अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, एथेनॉल अम्ल को सामान्यतः दोस्तों किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना इसको जो जानते हैं हम लोग एसिटिक अम्ल के नाम से, एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ये सी यहां से इसका राइट आंसर होगा, सी आपको यहां से याद रखना। ठीक है, एसिटिक अम्ल के जो है 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सिरका, ये भी पॉइंट याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पेशीय अंग है, कौन सा यहाँ पे एक पेशीय अंग का उदाहरण है, तो क्या होगा, हृदय। हृदय क्या है, एक पेशीय अंग है, ये यहाँ से याद रखना, हमारी मुट्ठी के आकार के जैसा होता है, और ये क्या करता है, तो रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के जो है वाहन करता है, और दोस्तों क्या करता है, तो ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को जो है कार्बन यानी कि जो है डाइऑक्साइड से यानी कि रुक्त से क्या करता है, यानी कि रुधिर को युक्त बनाता है, मतलब रोकता है जाने से, हृदय में कई कोष्ठों में बांट देता है, फिर उसको दोस्तों बाहर निकाला जाता है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका ए करेक्ट आंसर का, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अंग जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है, कौन सा अंग हो जाएगा, मेरुरज्जु होगा, मेरुरज्जु यहाँ पे एक तंत्रिका तंत्र है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, बी दोस्तों यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये मस्तिष्क में आपका ये होता है, जो कि दोस्तों क्या करता है, तो एक प्रकार से सूचना का प्रसारण और नियंत्रण करने का ये काम करता भी है, याद रखना। अगला देखेंगे, पादपों में समन्वय,
पादपों में समन्वय मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? 66 का राइट आंसर क्या होगा? तो 66 का राइट आंसर याद रखना सी हो जाएगा, हार्मोन द्वारा। किसके द्वारा? हार्मोन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एड्रेनल हार्मोन क्या यहाँ पे है? एड्रीनल हार्मोन सीधे कहाँ स्रावित हो जाता है? 67 का राइट आंसर बताइए। ये आपको रक्त में कहाँ स्रावित हो जाता है? ये रक्त में स्रावित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ये क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा। लड़ो और उरो हार्मोन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका यानी कि कोशिका के जो मध्य खाली स्थान होता है उसको दोस्तों क्या कहा जाता है? याद रखना सिनेप्स। क्या कहते हैं इसे? इसे सिनेप्स के नाम से दोस्तों जानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कोशिकीय जीव में नए जीवों की उत्पत्ति किसके द्वारा होता है? एक कोशिकीय जीव में नए जीव का जो उत्पत्ति होता है किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा विखंडन के माध्यम से। देखते होंगे दोस्तों, एकेडिना हो गया, जैसे आपका मैंने एकेडिना नहीं, जैसे लीच हो गया, जोंक हो गया, ठीक है, इन सभी चीजों को क्या करेंगे? अगर टुकड़ा में काटेंगे भी ना तो फिर प्रत्येक टुकड़ा इसका क्या होता है? एक जीवित तरह आपको मतलब दिखाई देगा, जीवित रहेगा। आंसर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि मोतियाबिंद किस प्रकार की बीमारी है? तो मोतियाबिंद जो दोस्तों याद रखना, ये अपक्षयी बीमारी है। क्या है? अपक्षयी बीमारी है। इसका अर्थ यह होता है कि शरीर के किसी अंग की सामान्य कार्यकारिणी जो है धीरे धीरे क्या होता है? तो बंद हो जाता है। तो उसके कारण से दोस्तों क्या हो जाता है? मानव नेत्र में जो है क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है। धीरे धीरे ये सारा चीज आपका पूरा शरीर से जुड़ा हुआ चीज हो जाता है, यानी कि खास करके नेत्र में होता है। ये भी यहाँ से याद रखना। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये आपका सी करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ से याद रखना। मोतियाबिंद की जो है शल्य चिकित्सा मतलब चिकित्सा दोस्तों उपलब्ध है। अगर वो दोस्तों किया जाएगा तो फिर दोस्तों पुनः लौटना संभव है या होता भी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? कई बार बताएं, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? हमसे दूर वस्तु जो है वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बन जाता है, जिसके कारण हम धुंधला दिखाई देते हैं। ठीक है, उसको निकट लाने के लिए, अपने बराबर लाने के लिए इसमें जो है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आंसर बी आपका क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट की वस्तु को आप अच्छे से देखते हैं, दूर की वस्तु आपको धुंधला दिखाई देगा। और दूर दृष्टि में ठीक उसका उल्टा होता है, दूर की वस्तु को आप अच्छे से देखेंगे, निकट की वस्तु को आप अच्छे से नहीं देख पाएंगे। तो उत्तल लेंस जो यहाँ पे देख रहे हैं दूर दृष्टि में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, प्रिज्म से निकलने पर बनने वाले 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? 72 का राइट आंसर बताइए। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से ये डी हो जाएगा, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये बताइए, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हो? 73 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, ये अपवर्तन मेन कारण है इसका, वायुमंडल में अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर होगा। तो सी दोस्तों यहाँ से याद रखना। ठीक है, सी यहाँ से याद रखना। हालांकि इसका जो रंग निर्धारित करता है वो तापमान पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, स्वच्छ आकाश जो है हमें नीला क्यों दिखाई देता है? स्वच्छ आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है? 74 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा। नीली रोशनी सबसे अधिक प्रकीर्णित होती है, जिस कारण से हमको नीला दिखाई देता है। आंसर ये सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये यहाँ से दोस्तों आपको ध्यान रखना है। खास करके क्या होता है? रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, यानी कि प्रकीर्णन इस ऑप्शन के अनुसार से नीला रंग का सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये जो है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करें कि विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा बराबर क्या होता है पता है ना? आवेश बटे दोस्तों क्या होता है? यानी कि क्यू बटे टी होता है ना, क्यू बटे टी होता है ना। विद्युत धारा आई बराबर, ठीक है, यहाँ पे किसके बराबर पूछ रहे हैं? विद्युत आवेश बराबर। तो ये आवेश जो हो गया क्यू हो गया, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से आपको आई टी हो गया। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर से विद्युत धारा होगा, ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो विद्युत धारा ये राइट आंसर है ना। आवेश के दर, तो आवेश ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला टी हो गया, तो सीधा यहाँ पे आई है, यानी कि विद्युत धारा हो जाएगा। और आवेश बराबर हो जाएगा क्यू टी, यानी कि वो अलग हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओम का नियम किससे संबंधित है? 76 का राइट आंसर बताइए। ओम का नियम दोस्तों जो है किससे संबंधित है? तो विद्युत धारा और खास करके विभवांतर। आंसर ये क्या होगा? सी आपका ये राइट आंसर होगा दोस्तों। सी जो है यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये जो दिया गया था ओम का नियम पता है? जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा दिया गया था 1827 ईस्वी में, जो जर्मनी का एक वैज्ञानिक था। ठीक है, ये पॉइंट सब आपको याद रखना है, एग्जाम में काम आएगा, पूछेगा। अगला देखेंगे, विद्युत मोटर जो है कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? 77 का राइट आंसर यहाँ से। तो ये विद्युत ऊर्जा को दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो टेस्ट अभी हम लगा रहे हैं, यानी कि जो प्रैक्टिस सेट अभी देख रहे हैं, ये खान सर के द्वारा जो निकाला गया है दोस्तों, केजीएस के द्वारा जब निकाला गया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, पूरा जो है आपको सीट 15 सीट निकाला गया, उसका ये क्लास है।
यानी कि ये पेड बैच का एक प्रकार से क्लास है, याद रखेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग जो ये तीसरा क्लास देख रहे हैं, इससे पहले आप लोगों का जो है 2 क्लास हम करवा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे तो जाके कर लीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक बेहतरीन तरीका से सजा के सारे क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए खान सर के क्वेश्चन कितना आता है एग्जाम में, ठीक है। पता है ना, बीपीएससी में भी एक सेट से 17-18 क्वेश्चन आ गया था। अच्छे से कवर कीजिए सभी प्रश्नों को, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करें, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? किस देश को पवनों का देश कहा जाता था, कहा जाता है? 78 का राइट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा भारत। क्या होगा? भारत, यानी कि पवनों का देश से कहा जाता है, पवन का देश। पवन चक्की जो होता है उसका विशाल नेटवर्क दोस्तों यहाँ पे अपना भारत में है, जो क्या करता है, विद्युत उत्पन्न करने में काम करता है। आंसर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए याद रखना सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। किसका? सिलिकॉन का। इसमें अवतल लेंस का यूज होता है, ये भी दोस्तों यहाँ से याद रखना। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे दिए यहाँ पे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ माइनस दिया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। थीटा का मान क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखिए ये लिख सकते हैं हम लोग कॉट को, जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, अब बट्टा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। और बराबर ये कर सकते हैं, इधर माइनस इधर प्लस आ सकता है, जीरो हो जाए, जीरो यहाँ पे दिया है ना बराबर, इसलिए माइनस इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ से कॉस स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा कट गया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों आपको कितना आ गया, तो ये आपको आ जाता है 1/2। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये अंदर में चला जाएगा √1/2 हो जाएगा ये, यानी कि 1/√2। अब बताइए साइन कितना का मान 1/√2 होता है? 45 का ना। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरलीकरण कीजिए। सीधा यहाँ पे इसका सरलीकरण करना है दोस्तों, ठीक है। कीजिए यहाँ पे, यानी a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर है, तो यानी कि लिख सकते हैं हम लोग x² + y² + 2xy, इतना लिख दिए 2xy प्लस यहाँ से x² प्लस यहाँ से y² माइनस यहाँ से 2xy हो जाएगा। यहाँ से ये प्लस 2xy और माइनस 2xy कट गया, ये 2 यहाँ से दोस्तों कॉमन हो जाएगा ना, x² और प्लस x² को जोड़ेंगे 2x², y² को जोड़ेंगे तो 2y², तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस वहाँ से क्या हो जाएगा, y² नहीं हो जाएगा। यही आंसर हो गया। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आपको दिया है ऑप्शन में, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे k का मान ज्ञात कीजिए। द्वितीय यानी कि द्विघात समीकरण आपको दिया है और बता भी दिया है कि ये अद्वितीय है, यानी कि हल जो इसका है ये हल इसका अद्वितीय है। हल अद्वितीय का मतलब क्या होता है पता है, a1/a2 और बराबर नहीं है दोस्तों क्या होता है, b1/b2 होता है। अब इसी से आपको मान निकल जाएगा, इसी से आपका मान निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। a1 कितना हो जाएगा, ये एक a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, यानी कि 4/6 हो गया, ठीक है। और ये बराबर नहीं का साइन दीजिए, और यहाँ से b कितना है, 6 है, और इधर b कितना है, k + 4 है कि नहीं है, यही है ना। अब यहाँ पे इसको काट लीजिए, काटेंगे तो ये कट जाएगा ना, 2 × 6 और ये आपका जो है 2 × 2 = 4, 6 × 18 हो गया, इधर 2k और 2k हो गया, प्लस यहाँ से 4 × 2 = 8 और बराबर यहाँ से 6 × 18 हो गया। ये 8 उधर जाएगा, कितना बचेगा, ये 8 जो इधर जाएगा, ये 8 इधर गया, इधर हटा देते हैं तो कितना हो गया, 10 हो गया। ये k यानी कि 2k है तो 2k यहाँ से 2 नीचे चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5, यानी कि k बराबर नहीं है, कितना निकला दोस्तों यहाँ से 5, यही इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। k बराबर नहीं है 5, ऑप्शन नंबर ये ए आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया यहाँ पे कि एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात दोस्तों इतना दिया है, परिधि इतना दिया है और त्रिज्या कह रहा है इसका निकालने के लिए। तो व्यास बटे परिधि क्या हो जाएगा, यहाँ से परिधि यानी कि दोस्तों दिया है 6 और आपको बट्टे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, यानी कि 2r क्या हो गया, व्यास हो गया। इसी का अनुपात दिया है ना, ये 3/5, काट दीजिए इस यहाँ पे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 2 यहाँ से 2 कट गया, r बराबर कितना निकला दोस्तों, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ से r निकल जाएगा। ऑप्शन क्या हो गया, ये डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एक थैली में 2 लाल 3 हरी और 2 नीली गेंदें हैं, इनमें से 2 नीली यानी कि 2 गेंदें निकाली जाती है, क्या प्रायिकता होगी कि दोनों निकाली गई गेंद जो है कोई भी रंग इसमें नीला ना हो। इसके लिए अगर निकालेंगे, इसका राइट आंसर 284 का 10/21 निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ये तो आपको दिया है मान a² + b² बराबर 148 है, ab बराबर इतना है तो a - b और a + b बराबर कितना होगा ये आपको यहाँ से बताना है। सिंपली यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, ऐसा फॉर्मेट में लाइए कि a + b निकल जाए, आपको a + b और a - b आपको यहाँ से निकल जाए। दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं आप बताइए, इसको जो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर
और यहाँ से क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो माइनस यहाँ से आप कर दीजिए कितना 2ab यहाँ से कर दीजिए, और बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 148 हो गया ना इतना। यहाँ पे देखिए 2ab यानी 2 गुना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना 2 गुना हो जाएगा यहाँ पे, तो आपको दोस्तों ये जो है निकल जाएगा a प्लस बी बराबर आपको यहाँ से निकल जाता है 16, और सेम एक बार माइनस करना है यहाँ पे, एक बार यहाँ पे माइनस भी करेंगे, क्या क्या स्क्वायर करेंगे तो फिर प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ से a माइनस बी आपको निकल जाता है कितना, तो दोस्तों ये निकल जाता है 2√10 निकल जाता है। ठीक है, तो आपने बनाएंगे, ये बटे में करेंगे यही, तो आपको कट जाएगा कितना 2 8 16 यानी कि 8/√10, ऑप्शन नंबर यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का कुआं 23 सेंटीमीटर गहरा खोदा जाता है, इनमें से निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या होगा। आयतन मिट्टी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का मान रख दीजिए 22/7 हो गया, आर का मान कितना हो जाएगा, ये 14 त्रिज्या दे दिया, 14 गुना 14 हो जाएगा, गहराई ऊंचाई बात बराबर है, कितना हो जाएगा ये 23 हो जाएगा, काट दीजिए 7 दूना 14, सबको गुना करिए राइट आंसर निकल जाएगा 14 168, इसका यहाँ से राइट आंसर निकल जाता है। ठीक है, 168 ऑप्शन नंबर किस में 14 168 ऑप्शन ए में है, ए यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, ये भी आपको दोस्तों बनाना है, यहाँ पे कॉसेक 60 का मान रख देना है, सिंपली कॉसेक 60 का मान रख दीजिए। तो देखिए 5/√3 है, मान रख देते हैं हम, कॉसेक 60 का जो मान होता है 2/√3 होता है, √3 एलसीएम आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3 बचा। ठीक है, 3 बट्टे यहाँ से √3 जब हुआ तो इसको √3 गुना कर सकते हैं ना, ऊपर नीचा कर सकते हैं ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, और बट्टे में √3 गुना करेंगे 3 3 3 कट गया, कितना बचा, ये कितना बचा √3 बचा, तो ये √3 यहाँ से इसका जो है सिर्फ राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे कौन सा शब्द में दोस्तों जो है तत्सम है, कौन सा शब्द यहाँ पे तत्सम है ये बताइए, ये अमूल्य यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी का एक बेहतरीन ई बुक दे दिए हैं, उसे कम से कम 5-7 बार पढ़ जाइए, वहीं से आपका क्वेश्चन दोस्तों आ जाएगा पूरा, उसमें जो है हम व्याकरण को कवर कर दिए हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन डैश जो है स्वयं बड़ा काम है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो ये 89 का राइट आंसर यहाँ दोस्तों सी हो जाएगा, आयोजन ही एक बड़ा काम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा यहाँ पे रेखांकित जो क्या है, एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए, दूर से फेंक कर ही हथियार चलाया, मतलब क्या होगा यहाँ से, तो ये डी हो जाएगा, अस्त्र यहाँ से हो जाएगा तब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या पूछे दिए यहाँ पे, उस विकल्प का चयन करिए जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद की सही विकल्प है। वह बताइए कौन सा दोस्तों जो है एक सर्वनाम है, वह दोस्तों यहाँ से कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो ये होगा यहाँ से अन्य पुरुष का सर्वनाम, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कमल का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है, कमल का पर्यायवाची शब्द दोस्तों हो जाएगा ये पयोज, पयोज जाएगा, ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा, कमल का ऑप्शन नंबर डी आपका है। और क्या क्या होता है, राजीव, अरविंद, सतदल, सरोज, ठीक है, नलिन, पुष्कर, पंकज, ये सभी चीजें आपका इसका होता है, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका डी दोस्तों यहाँ से पयोज हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखेंगे उग्र का विलोम क्या होगा, उग्र का विलोम बताइए क्या होगा, ये उग्र का हो जाएगा सौम्य, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ये आपको पूरा पीडीएफ दे दिए हैं, विलोम वाला शब्द वाला ये दिए हैं, एक बार खाली उसको पढ़ लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इंग्लिश है, इंग्लिश में दोस्तों आपको चुना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स चुनना है, किसके लिए, द सोई बट ऑफ लिटिल वैल्यू, राइट आंसर जो है 94 का क्या हो जाएगा, तो ये आपका डी यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, दिया एंटोनम, एंटोनम दोस्तों चुनना है, ये दोस्तों जो है एंटोनम चुनना है किसके लिए, गिवन द सेंटेंस, ये इसके लिए एंटोनम चुनना है, और इस सेंटेंस के केस में चुनना है, तो यहाँ से दोस्तों इसका जो राइट आंसर निकलेगा ये आपको सी यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दोस्तों जो है एक दिया है, ये इस पूरा सेंटेंस को पढ़िए। ठीक है, दिया है कि द टीचर कमेंट वाज प्रमोटली ओबेड, यहाँ पे दिया है, तो ये आपको जो है पढ़ के इसका राइट आंसर बताना है। तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, तो ये डी निकल जाएगा। ठीक है, डी यहाँ से निकल, इंग्लिश रिविजन कीजिए और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दोस्तों इंग्लिश सोचेंगे तो और दिक्कतें होगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा नहीं सोचना है, किसी भी तरह कोशिश करना है तुक्का लगा के भी 3-4 हम लोग का सही हो जाए। 97 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों बी निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, ये दिया आपको एबीसीडी में अरेंज करने के लिए, एक दोस्तों मीनिंगफुल जो है एक पैराग्राफ बनाना है। यहाँ पे इसका जो पैराग्राफ बनाएंगे दोस्तों तो आपको क्या आएगा यहाँ पे, तो ये आपको आ जाएगा, यहाँ कितना नंबर है, ये आपका 98, तो 98 का राइट आंसर यहाँ दोस्तों क्या आएगा, ये 98 का डी आ जाएगा, क्या आएगा डी, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर निकलेगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे अपोजिट मीनिंग, किसका, यहाँ पे सालोब्रियस का यहाँ पे अपोजिट मीनिंग चुनना है, तो यहाँ से सी आपका हो जाएगा अनहेल्दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया पूछा जा रहा है यहाँ पे कि ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड, एक वर्ड में इसका राइट आंसर बताइए, द कस्टम ऑफ वुमेन
हैविंग मेनी हस्बैंड्स। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा ये, पोलेंड्री यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आप लोग का जो खान सर के द्वारा जो अभी केजीएस के द्वारा जो निकाला गया है बिहार पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज पीड बैच में, उसका ये तीसरा आपका जो है पीड बैच का टेस्ट था। कैसा लगा क्लास, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अभी तक जो हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं तो इस बैच को भी आप जोड़ लीजिए, क्योंकि इसी बैच से आपका सिलेक्शन होगा। तो ये नंबर आप नोट करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, ठीक है। तो चलिए सो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।